हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 151। इससे पहले इस कहानी के 150 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था, शुभ ने रोने वाला मुंह बना लिया और फिर पीछे पलटकर दीवार पर अपना हाथ रखा और अपना सिर दीवार पर जोर जोर से मारने लगता है। इतना सब कुछ बोल दिया था उसने। अगर शायद इतना सब कुछ दिशा के सामने बोल देता तो शायद इसकी सेटिंग तो एक ही दिन में हो जाती और बेचारा शुभ इसी बात से अपने सिर को फोड़े डाल रहा था। लेकिन दादाजी भी बीच में विलन बनकर आ गए थे और अब तो दादाजी भी शुभ की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। इतना आप सभी लोग देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। दादाजी गुस्से में शुभ की तरफ देख रहे थे और फिर वो बोलते हैं कि रात के 4 बज रहे हैं, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है। शुभ बोलता है कि अरे दादाजी, रात के 4 नहीं, सुबह के 4 बज रहे हैं और आपको भी तो मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। आप दिशा के कमरे में क्या कर रहे हो यार। दादाजी ने भी गुस्से से कहा कि एक बात कहूँ तुझसे, तुम्हारी जो दादी है ना, वो तो अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ है। उसने ही मुझे कहा था कि हो ना हो शुभ दिशा को परेशान जरूर करेगा और इसीलिए तेरी दादी ने मुझे यहाँ पर सोने के लिए भेज दिया था बिना दिशा को बताए। और फिर दिशा को खुद अपने साथ लेकर चली गई थी दूसरे कमरे में आराम से सोने के लिए। शुभ भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि सत्यानाश, मेरा मतलब है कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढी तो है। मेरी लव स्टोरी में दादाजी और दादी विलन बनकर आ जाएंगे, मुझे ये पता ही नहीं था। आप अपनी सेटिंग को समझा नहीं सकते थे कि पोते की सेटिंग हो जाने थे। प्रॉब्लम क्या है आपकी सेटिंग की? दादाजी नहीं चाहते हैं क्या आप मेरा घर बस जाए? दादाजी ने भी थोड़ा सा झुककर अपने जूते को उठाया और फिर शुभ की तरफ जोर से फेंक कर मारा। तो शुभ ने भी वो जूता जल्दी से कैच कर लिया और फिर दादाजी ने भी उसे गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहा कि एक तो वैसे ही मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी देर के लिए आंख लगी ना तो फिर तो तू आ गया अपना प्रेम राग गाने के लिए। अरे इतनी सारी बातें दिशा से करता तो शायद अब तक तेरे कमरे में निहाल नहीं दिशा होती, समझा तू। लेकिन नहीं, ये सारी बातें तो दुनिया भर से कर लेगा तू। हर किसी के सामने अपना प्रेम का गाना भी गा लेगा, लेकिन उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं कहेगा जिससे कहनी चाहिए तुझे। शुभ ने भी थोड़ा सा गुस्से में जूती को साइड में रख दिया और फिर दादाजी की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तो उस लड़की से ही कहने के लिए आया था दादाजी। अब मुझे क्या पता था कि लड़की की जगह पर लड़की का दादा बैठा हुआ है। दादाजी ने भी उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से और लाइट बंद कर, समझा तू। मुझे सोने दे, वैसे ही मेरे सिर में और पैरों दोनों में ही दर्द हो रही है और मेरी जूती यहीं पर रख दियो बेड के पास में ही। इतना कहकर दादाजी फिर से बेड पर आकर लेट गए और फिर शुभ ने भी बच्चा सा मुंह बनाया और फिर दादाजी की जूती ठीक से रखी और कबर्ड में से एक और कंबल निकाल कर दादाजी को उड़ा दिया और फिर बोलता है कि पैरों में दर्द हो रहा है दादाजी, तो मैं आपके पैरों को दबा दूं क्या? दादाजी ने भी कहा कि नहीं, तू जा अपनी दिशा को प्रपोज कर ले जाकर, वरना कहेगा कि दादाजी ने ही भांजी मार दी मेरी। शुभ के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी दादाजी को बहुत ही प्यार से गले लगाकर कहा कि आई लव यू दादाजी, आई रियली लव यू। शुभ अपने दादाजी के कमरे से निकलकर सीधा दादी के कमरे की तरफ चला गया था दिशा से मिलने के लिए। उसने सबसे पहले अपनी स्लीपर्स को निकालकर एक तरफ रख दिया था ताकि आवाज़ बिल्कुल भी ना हो और दादी को कुछ भी ना पता चले। दादाजी तो फिर भी ठीक थे, लेकिन दादी, वो तो सीधा गाल पर ही चाटा रसीद कर देती। तो वो भी अब दादाजी की तरह इतने प्यार से बात नहीं करती थी जितना कि दादाजी उससे कर लेते थे। शुभ भी चुपके चुपके से दबे पाँव से दादी के कमरे के अंदर आ गया था। उसने देखा तो दादी और दिशा दोनों ही अभी बहुत ही आराम से सो रही थी। पहले वो दादी के पास गया और फिर उसने हल्का सा झुककर दादी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा, जो कि अभी सच में गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो दूसरी तरफ गया जहाँ पर दिशा बहुत ही आराम से सो रही थी। शुभ कुछ देर तक तो बहुत ही प्यार से दिशा को देखता रहता है और फिर उसने भी अपने दिल पर अपना हाथ रखा और फिर खुद से ही बोलता है कि कुछ भी कहो यार, पसंद मेरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी बात, ये लड़की अमीर भी कितनी ज़्यादा है। श्रीमान नरेंद्र पुरोहित की आधी प्रॉपर्टी भैया ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा। मिस्टर ओबरॉय की आधी प्रॉपर्टी नील भैया ले लेंगे और आधी निहाल भैया ले लेंगे। सच में यार, हम चारों ही भाई कितने ज़्यादा लकी हैं। क्या बात है शुभ, हम चारों ही भाइयों के तो हाथों में लड्डू हैं लड्डू और सिर पूरा का पूरा कढ़ाई में है। ये कहते हुए शुभ के चेहरे पर तो एकदम से अलग सी खुशी नज़र आ रही थी और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। शुभ चाहे कुछ भी कह लेता, लेकिन उसने भी दिशा को तब पसंद किया था जब दिशा के पास कुछ भी नहीं था। दिशा सच में बहुत ही ज़्यादा करीब थी और आज भी वो दिशा को उतना ही प्यार करता था जितना कि वो पहले प्यार करता था। शुभ भी बिना कोई आवाज़ किए धीरे से दिशा के पास घुटनों के बल बैठ गया और फिर बहुत ही फुर्सत से दिशा को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। दिशा के गाल पर आए हुए बाल शुभ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसने एक नज़र हल्का सा पलट कर दादी की तरफ देखा और फिर बोलता है कि बताओ जी, क्या ज़िंदगी है मेरी, यहाँ पर मुझे होना चाहिए था। वहाँ पर दादी आराम से सो रही, मेरी ना किस्मत ही फूटी है यार, ये कैसी दादी है मेरी। अपने बुढ़े को तो अलग कमरे में सुला दिया है और फिर मेरी पिकाजू के पास आकर कितनी गहरी नींद में सो रही हैं। खैर छोड़ो, एक बार शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं और मेरी पिकाचू एक ही कमरे में रहेंगे और एक ही बेड पर आराम से साथ में सोएंगे। शुभ से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने भी अपना एक हाथ उठाकर बहुत ही प्यार से दिशा के गाल पर लगाया ही था कि तभी दिशा की आंखें एकदम से खुल गई थी। उसने शुभ को अपने सामने देखा तो वो एकदम से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी शुभ ने दिशा के मुंह पर जल्दी से अपना हाथ रख लिया और फिर उसका मुंह बंद कर दिया और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया। तो शुभ ने बहुत ही धीरे से कहा कि हाथ उठाऊंगा तो चिल्लाना मत, ओके प्लीज़ मुझे बचा लो। अगर तुम चिल्लाओगी ना तो फिर घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ही ज़्यादा, और फिर खासकर ये दादी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हाथ साफ कर लेंगी मेरे ऊपर। प्लीज़ यार चिल्लाना मत। वैसे भी बहाने ढूंढती रहती हैं हम सारे ही भाइयों को कूटने का, चिल्लाओगी नहीं ना। तो दिशा ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने भी दिशा के मुंह से अपना हाथ जल्दी से हटा लिया और फिर हल्का सा उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोलता है कि तुमने जवाब नहीं दिया, शादी कब करोगी तुम मुझसे। दिशा तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। सुबह के 4:30 बजे शुभ उससे जवाब मांगने के लिए आया था, न खुद सोया था और दिशा की नींद भी पूरी तरह से खराब कर दी थी। दिशा को इस वक्त शुभ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सच में इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही थी। शुभ ने फिर से धीरे से पूछा कि अरे तुमसे ही पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो, शादी कब करोगी, करोगी भी या फिर नहीं। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ, कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ बस, और कभी कभी थोड़ी सी बियर पी लेता हूँ अगर भाई दे देते हैं तो। बाकी बिजनेस तुमने मेरा देख ही लिया है, हाइट भी बिल्कुल सही है, हैंडसम भी बहुत ही ज़्यादा हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा मैं। अब जल्दी से बोलो कि शादी करोगी ना मुझसे। दिशा तो फटी हुई आंखों से हैरानी से उसे देखे जा रही थी। शुभ बोलता है कि देखो अगर रिजेक्ट करने के मूड में हो तो फिर अभी के अभी कर देना, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ और थोड़ी बहुत शराब भी पी लेता हूँ, वरना घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ही ज़्यादा। वैसे इतनी सारी नहीं पीता हूँ मैं, जब थोड़ी सी टेंशन होती है ना तभी पीता हूँ, वो भी बहुत ही थोड़ी सी। वैसे मुझे टेंशन होती नहीं है ज़्यादा, मतलब जब तुमसे शादी हो जाएगी ना तब टेंशन हो सकती है मुझे थोड़ी बहुत। दिशा ने इस बार धीरे से कहा कि मतलब मैं टेंशन हूँ तुम्हारे लिए। शुभ बोलता है कि अरे नहीं नहीं, वो नील भैया कह रहे थे ना कि शादी के बाद सबको टेंशन हो जाती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे यार तुम वो सब कुछ छोड़ो ना, ये बताओ कि मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी, मतलब शादी करोगी ना यार, बताओ ना, शादी क्यों नहीं करोगी यार। यार तुम्हें ना तो शादी तो करनी ही पड़ेगी एक ना एक दिन। दिशा बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी और तभी दादी ने हल्की सी करवट ली। शुभ जल्दी से जमीन पर लेट गया और फिर दिशा ने भी करवट लेकर शुभ की तरफ देखा और फिर बोलती है कि रात के 4:30 बजे तुम मुझसे जवाब मांगने के लिए यहाँ इस कमरे में आए हो। शुभ ने धीरे से कहा कि अरे धीरे बोलो यार, दादी उठ गई ना तो फिर मेरा जवाब निकाल देंगी अभी के अभी, और वैसे भी रात नहीं हो रही है, सुबह हो रही है, ये मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिशा ने बहुत ही धीरे से शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा तो इसीलिए मेरी नींद खराब करने के लिए आ गए तुम, है ना। शुभ बोलता है कि देखो यार तुम सीधा सीधा बोल दो ना कि मुझसे शादी करोगी तुम, बस बात खत्म, मैं भी यहाँ से आराम से चला जाऊंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा। दिशा बोलती है कि अच्छा और अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या करोगे तुम। शुभ बोलता है कि ऐसे कैसे इनकार कर दोगी तुम, मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, और तुम मना करोगी तो फिर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पटाने की कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा आगे पीछे घूमूंगा तुम्हारे, तुम्हें अपनी अच्छाइयों से एकदम से परिचित करवाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें इस दुनिया में तो क्या शायद पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा, समझी तुम। दिशा तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी
क्या कॉन्फिडेंट लेवल था शुभ का। जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करवाने के लिए आया था और फिर अपनी अच्छाइयों को भी खुद ही गिनवा रहा था। दिशा बोलती है कि सुबह बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर दिशा ने भी करवट ले ली और फिर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिशा को शुभ की ऐसी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो भी ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई थी कि तभी उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। दिशा ने ब्लैंकेट हटाकर जल्दी से हैरानी से देखा तो शुभ अभी उसे अपनी गोद में उठा चुका था। दिशा भी फटी हुई आंखों से हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि मुझे नीचे उतारोगे या फिर मैं खुद ही दादी को उठा दूं। शुभ ने धीरे से कहा कि देखो, अगर तुमने दादी को उठा दिया ना तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। तुम चाहती हो क्या कि मेरी पिटाई हो जाए? नहीं ना, तो फिर चलो हम बाहर जाकर अभी बात करते हैं। शुभ दिशा को लेकर एक कदम भी नहीं चल पाया था कि तभी दादी के खांसने की आवाज़ होती है, जिस वजह से शुभ नीचे की ओर झुक गया था और झुकने की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वहीं कालीन पर ही गिर पड़ा। शुभ के बिल्कुल ऊपर दिशा लेटी हुई थी, जो कि उसे गुस्से में घूर रही थी और शुभ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से दिशा को देख रहा था। शुभ बोलता है कि बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ही ज़्यादा। दिशा बोलती है कि शुभ, आपको बिल्कुल भी दादी से डर नहीं लगता है? अगर दादी उठ गई तो फिर? शुभ बोलता है कि उठ जाएंगी तो उठ जाने दो, कह दूंगा कि चौथी बहू ढूंढ ली है। तुम वो सबको छोड़ो, ये बताओ शादी करोगी ना? अरे बता दो ना यार, निहाल और नव्या की जिस दिन शादी होगी हम भी उसी दिन सगाई कर लेंगे। दिशा कुछ नहीं बोलती है तो वहीं शुभ ने करवट लेकर दिशा को अपने नीचे कर लिया और अब तो दिशा को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। शुभ दिशा के ऊपर झोंकता उससे पहले ही दिशा ने दोनों ही हाथ शुभ के सीने पर रखे और बोले कि आप जाओगे या फिर मैं दादी को उठा दूं। शुभ बोलता है कि ये दादी को उठाने की धमकी न किसी और को दे देना। अगर तुम्हें दादी को उठाना होता ना तो तुम कब का उठा देती। बताओ ना दिशा, करोगी ना तुम मुझसे शादी? दिशा ने मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी दिशा के गाल पर किस किया और बोला कि झूठ बोल रही हो ना। तो दिशा ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने दिशा के दूसरे गाल पर भी किस कर लिया और फिर हल्के से झुककर माथे पर भी किस कर लिया और आंखों पर भी कर लिया। धीरे धीरे दिशा के होंठों की ओर झुकने लगा तो दिशा ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और शुभ और दिशा के बीच में एक मीठी सी एहसास ने जन्म ले लिया था। शुभ बिल्कुल दिशा के ऊपर था और दिशा जो कि उसके प्यार को महसूस कर रही थी। एक मीठी सी किस करने के बाद शुभ भी दिशा से थोड़ा सा दूर हो गया। दिशा का पूरा चेहरा घबराहट और खुशी के मारे लाल हो गया था। शुभ बोलता है कि दिशा, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज कह दो ना कि बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं सच कहता हूँ, चला जाऊंगा यहाँ से, उसके बाद कभी भी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें, सीधा बारात लेकर ही आऊंगा। दिशा अभी भी कुछ नहीं बोलती है। उस कमरे की हल्की सी रोशनी में वो दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। इतने में ही दादी के खांसने की आवाज़ होती है और वो बहुत ही ज़्यादा जोर से खांस रही थी। शुभ कुछ समझ पाता उससे पहले ही दिशा ने शुभ को अपने ऊपर से धक्का दे दिया और फिर शुभ रोल होकर दूसरी तरफ गिर पड़ता है। तो दिशा जल्दी से उठती है और दादी के पास आकर बोलती है कि क्या हुआ है दादी? दादी ने कहा कि खांसी हो रही है बहुत तेज, थोड़ा सा पानी दे दोगी? दिशा ने भी जग में से गिलास में पानी डाला और फिर दादी की ओर बढ़ा दिया। दादी भी उठकर बैठ गई थी और फिर पानी को पीने लगी, लेकिन उनकी नजर पर्दे की तरफ ही थी जहाँ पर शुभ अभी अभी छुपा हुआ था। दादी ने गिलास एक तरफ रखा और फिर दिशा की तरफ देखकर बोलती है कि क्या बात है, चेहरे पर बड़ी ज्यादा रंगत आई हुई है तुम्हारे। दिशा थोड़ा सा पका गई थी और वो बोलती है कि ये क्या कह रही हो दादी, मैं तो सो रही थी, अभी आपके खांसने से ही तो उठी हूँ। इतना कहकर दिशा ने भी अब दादी के हाथ से गिलास ले लिया और फिर एक साइड पर रखा और फिर दादी से नज़र बचाकर जल्दी से ब्लैंकेट में आकर छुप गई थी। उसने खुद को ब्लैंकेट में अच्छे से कवर कर लिया था और उसे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और डर भी लग रहा था और शुभ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो वहीं दादी ने भी पर्दे को देखकर कहा कि लगता है पर्दे के पीछे कोई चोर है, अब मुझे इस चोर को मारना होगा, वरना ये तो मेरी कीमती चीज़ को चुरा कर एकदम से चला जाएगा। चोर, तुम खुद बाहर आओगे या फिर मैं तेरे बाप को बुलाकर तेरी शिकायत कर दूं? ये सुनते ही शुभ ने भी पर्दा हटाया और फिर दादी को देखकर बोलता है कि घर के सारे लोग ना मेरी लव स्टोरी के दुश्मन बने हुए हैं। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है दादी? और ये जो आपकी कीमती चीज़ है ना, इसे चुरा कर भी मैं इस घर में लेकर आऊँगा। और फिर क्या है दादी, एक तो पहले ही आपने दादाजी को दिशा के कमरे में भेज दिया सोने के लिए और फिर अब मैं यहाँ पर आया हूँ बात करने के लिए तो आपको खांसी आ गई। दादी ने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और शुभ की तरफ फेंकते हुए बोलती हैं कि शर्म नहीं आती है तुझे? सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की बजाय ये सब कुछ कर रहा है तू। शुभ ने भी फ्लावर पॉट कैच कर लिया और बोला कि अरे दादी, मैंने आपकी कीमती चीज़ से कई बार पूछा है कि वो क्या मुझसे शादी करेगी,
या फिर नहीं करेगी, लेकिन आपकी कीमती चीज़ ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। सुबह अपनी कीमती चीज़ से पूछ कर बता देना कि मुझसे शादी करेगी या फिर नहीं करेगी, और अगर उसने मना कर दिया ना तो फिर देख लेना, गले में भगवा धारण कर लूँगा और एक सांप डालूँगा और फिर भगवान का नाम ही लूँगा सारा दिन। अरे इस लड़की के लिए तो मैं जोगी भी बन जाऊँगा, जोगी। अब जा रहा हूँ मैं, और बात बात पर पापा की धमकी मत दिया करो आप मुझे। शुभ भी दादी के पास जाने लगा तो दादी बोलती हैं कि ये तू तो यहाँ से जा रहा था ना, तो फिर शुभ बोलता है कि अरे चला जाऊँगा, रुको तो सही मुझे। इतना कहकर वो सीधा दादी के पास गया और फिर दादी के माथे को चूमकर बोलता है कि वैसे मेरी पसंद अच्छी है ना। दादी ने बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ फिर से दिशा की तरफ आया और फिर उसने दिशा का कंबल खींचा। दिशा ने अपना कंबल जोर से पकड़ लिया था और एक तरफ से शुभ खींच रहा था और फिर वो दूसरी तरफ से दिशा खींच रही थी। दिशा के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शुभ को ऐसे देखे, और फिर दादी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। शुभ ने भी झटका मारा और फिर दिशा का कंबल एक तरफ हो गया। दिशा उठकर बैठ गई और वो आंखों में शर्म लिए शुभ की तरफ देख रही थी। वो वहां से जाने के लिए उसे इशारा कर रही थी, लेकिन शुभ भी मानने वालों में से नहीं था। उसने भी दिशा के गाल पर बहुत ही प्यार से केस कर लिया और फिर बोला कि मैंने दादी को बोल दिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मतलब तुमसे ही करूंगा, और दादी भी घर की हेड है। दादी की बात कोई भी नहीं टालेगा। अब तुम भी मान जाओ ना प्लीज, ज्यादा नखरे मत करा करो तुम। इतना कहकर उसने भी दिशा के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़ लिया और फिर बहुत ही प्यार से दादी की तरफ देखकर आंख मार दिया और बोला कि चलो संजय के पिताजी की हसीना, सो जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा नींद में लग रही हो, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर वो भी अब कमरे से बाहर चला गया और फिर उसके जाते ही दादी ने दिशा की तरफ देखा तो दिशा ने जल्दी से अपना ब्लैंकेट अपने मुंह पर ढक लिया था और फिर दादी को तो एकदम से हंसी आ गई थी। दादी बोलती है कि दिशु मेरा शुभ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कर लो ना मेरे शुभ से शादी। दिशा करवट लेकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि दादी सुबह बात करेंगे, सो जाओ ना, आपको भी नींद आ रही होगी। दादी ने भी दिशा के बालों में बहुत प्यार से हाथ फेरा और झुककर उसके बालों को चूम लिया और फिर लेट गई। तो वहीं शुभ भी जब कमरे में आया तो निहाल अभी भी नव्या से फोन पर बातें कर रहा था। शुभ ने अपने सिर को एकदम से खुजाते हुए कहा कि यार सच में प्यार तो बड़ा ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। तब से ये लड़का बात ही कर रहा है फोन पर, यार ये कितनी बातें करता है। इतना कहकर शुभ भी आकर बेड पर लेट गया और अब उसे भी चैन की नींद आने वाली थी। जैसे ही वो लेटा वैसे ही निहाल भी आकर उसके पास में लेट गया। शुभ बोलता है कि यार तू भाभी से इतनी क्यों बातें करता रहता है। एक निहाल ने कहा कि जब दिशा मान जाएगी ना तब तू भी दिशा से इतनी ही बातें करेगा, मुझे पता है। शुभ के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि वो तो आधी मान गई है, आधी कल मान जाएगी, बस फिर दोनों ही भाई शादी कर लेंगे यार। निहाल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अगली सुबह गीतांजलि हमेशा की तरह जल्दी उठकर तैयार होकर सीधा मंदिर में पूजा कर रही थी। बेशक से गीतांजलि ने शादी कर ली थी, लेकिन जो समय वो पूजा पाठ में व्यतीत करती थी उसमें जरा भी वो फर्क नहीं कर रही थी। करीब 1 घंटे की पूजा करने के बाद गीतांजलि किचन में आ जाती है। उसने अजीत के लिए बहुत ही प्यारे से एक कप चाय बनाई और फिर उसे लेकर कमरे में आ जाती है। उसने अपने कमरे की तरफ देखा जिसका डेकोरेशन पूरी तरह से खराब हो चुका था। गीतांजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने फर्श पर देखा जहां पर अजीत और गीतांजलि के कपड़े पूरी तरह से बेढंग तरीके से पड़े हुए थे। गीतांजलि की नजर अजीत पर जाती है जो कि फूलों से सजी सेज पर पेट के बल आराम से लेटा हुआ था। गीतांजलि कुछ देर तक तो अजीत की तरफ ही देखती रहती है और कल रात की बात याद करके उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन पिछले 20 सालों की बात याद करके उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ चुकी थी। फिलहाल के लिए तो वो इस लम्हे को और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो अजीत के साथ हमेशा खुश रहना चाहती थी। कितनी मुश्किल से तो मिला था उसे अजीत, उसे इस वक्त मिला जब पूरी तरीके से वो उम्मीद टूट चुकी थी। गीतांजलि ने भी वहाँ पर फैले हुए कपड़े को एक एक करके समेटा और फिर बहुत सारे फूलों को उठाकर एक तरफ रखा और फिर बेड पर बैठकर अजीत के बालों में बहुत ही प्यार से अपने हाथों को फेरते हुए बोलती है कि अजीत, अजीत आज उठोगे नहीं क्या? ऑफिस नहीं जाना है क्या तुम्हें? देखो ना कितना ज़्यादा लेट हो गया है तुम्हें उठने में। शोभित बता रहा था कि पापा एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं ऑफिस से, तो आज क्या हो गया है? क्या आज आप छुट्टी कर लोगे? तो गीतांजलि ने भी इतना ही कहा था कि अजीत ने भी जल्दी से करवट लेकर गीतांजलि को देखा और अगले ही पल गीतांजलि की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे गीले बालों में उठाने के लिए आओगी, लेकिन तुम तो बाल को बांध कर आई हो यार। इतना कहकर अजीत ने भी गीतांजलि
गीतांजलि के बालों से एक क्लेचर निकाल दिया और फिर कुछ देर तक तो उस क्लेचर को देखता रहता है और फिर वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलता है कि तुम आज भी ब्लैक क्लेचर ही लगाती हो गीतांजलि। गीतांजलि भी मुस्कुराकर बोलती है कि तुम्हें ये बात याद है। अजीत बोलता है कि हाँ, याद क्यों नहीं होगी भला, तुम्हारा एक क्लेचर मेरे पास भी तो रखा है ना। गीतांजलि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अजीत ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि तो फिर पहले दिन से ही बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी शुरू कर दी है तुमने। गीतांजलि बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी दिन से निभा रही हूँ जिस दिन से तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। अब ज़्यादा रोमांटिक मत बनो, जल्दी से उठ जाओ, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो। अजीत ने भी अपनी पकड़ और ज़्यादा कसते हुए कहा कि मैं तो बनूंगा रोमांटिक। 20 साल का रोमांस सीने में दबा हुआ है, अब तक बाहर नहीं आया है और अब हर एक पल बाहर आएगा और हर एक दिन नया होगा। अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस जमा हो गया है ना मेरे, अब वो रोमांस बाहर नहीं आएगा तो फिर मैं बीमार नहीं हो जाऊंगा। ये सुनकर तो गीतांजलि को एकदम से हंसी आ गई थी और फिर उसने भी अजीत के गाल पर हल्का सा चांटा मारते हुए कहा कि अजीत उठो, जल्दी से चाय पी लो अब तो सारी जिंदगी साथ में ही रहना है ना हमें। तो अजीत ने इस बार गीतांजलि को छोड़ दिया और फिर उठकर बैठ गया। उसने भी बहुत प्यार से चाय का कप उठाया और फिर सिप ले ली। फिर वो बोलता है कि ये तो एकदम से फीकी है। गीतांजलि ने आंखें दिखाते हुए कहा कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, कुछ ज़्यादा ही रोमांस सोच रहे हो तुम। मैं इसे पीकर देखूंगी तो फिर ये मीठी हो जाएगी ना। अजीत बोलता है कि हाँ हाँ, सच में तुम इसे पियोगी ना तो फिर सच में ये मीठी हो जाएगी। गीतांजलि ने भी हंसकर कहा कि चुपचाप से चाय पियो और फिर उठकर तैयार हो जाओ, समझे ना आप, मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। इतना कहकर गीतांजलि भी कमरे से चली गई और फिर अजीत ने भी चाय खत्म करी और फिर वॉशरूम में चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित अभी भी चेयर पर बैठा हुआ सो रहा था और शिखा अब धीरे धीरे बेहोशी से उठने लगी थी। उसने भी अपनी आंखों को खोला तो उसे अभी धुंधला धुंधला सा शोभित का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो शोभित ही है। उसे लगा कि शायद कल रात वो उसे मिला था, इसीलिए उसे इस वक्त शोभित ही दिखाई दे रहा है। फिर उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर खुद में ही सिमट कर आराम से सो गई। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि जैसे वो फर्श पे नहीं बल्कि एक मखमल के गद्दे के ऊपर लेटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस बार शिखा ने भी जबरदस्ती जैसे तैसे अपनी आंखों को खोला क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अपनी आंखें खोलने के बाद उसने भी अपने सामने देखा तो उसे शोभित दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं हुआ, फिर से उसने अपनी आंखों को मलकर देखा तो सच में उसके सामने शोभित ही चेयर पर बैठा हुआ आराम से सो रहा था। कुछ देर तक तो शिखा शोभित की तरफ ही देखती रहती है। उसे लग रहा था कि जैसे वो अभी सपना देख रही है। वो भी झटके से उठकर बैठ गई और उसने भी उस कमरे को देखा तो कमरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो शोभित का ही कमरा है। शिखा ने भी अपने आप को 2 बार छूकर देखा क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो शोभित के कमरे में शोभित के सामने है। आखिरकार उसने भी कांपते हुए हाथों से शोभित को छूने के लिए उसके पैरों को हाथ लगाया। वैसे ही शोभित की नींद एकदम से टूट जाती है और वो एकदम से उठ गया। उसने शिखा को देखा तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शिखा से अब क्या कहे। तो वहीं शिखा भी शोभित को आंखें फाड़कर हैरानी से देखे जा रही थी। उसकी समझ से तो सब कुछ एकदम से परे था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यकीन करना तो दूर की बात, शोभित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। तभी शिखा ने धीरे से कहा कि मैं सपना देख रही हूँ या फिर तुम सच में मेरे सामने ही बैठे हो। शोभित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए शिखा की तरफ देखा और कहा कि मैं सच में तुम्हारे सामने ही हूँ। शिखा को अभी भी यकीन नहीं आता है। उसने भी हल्का सा थप्पड़ अपने गाल पर मारा और फिर शोभित की तरफ देखकर फिर से बोलती है कि झूठ झूठ बोल रहे हो ना तुम मेरे सपनों में हो ना, तुम मेरे सामने नहीं हो ना, मेरे सपनों में आते रहते हो ना, तुम मेरे सपनों में मुझे आकर सॉरी बोलती हो। मैं सपना देख रही हूँ, मुझे पता है कि मैं सच में सपने में हूँ, तुम मेरे सामने नहीं हो। शोभित को थोड़ा सा दुख होता है कि सच में उसकी वजह से शिखा कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, क्या हालत हो गई थी शिखा की। शोभित इस बार शिखा के थोड़ा सा करीब आ जाता है और फिर उसने भी शिखा के चेहरे को अपने दोनों ही हाथों में बहुत ही प्यार से भरा और फिर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा सा शर्मिंदगी से बोलता है कि सपना नहीं, सच में तुम मेरे घर में हो और मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं कल रात तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ और अब तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझे सपना नहीं है, हकीकत है हकीकत। ये सुनते ही शिखा को एकदम से गुस्सा आ गया और उसने भी शोभित के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर से था कि शोभित भी गिरते गिरते बचा और फिर उसने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शिखा की
तरफ देखा तो शिखा भी झट से बेड से उठ गई और फिर गुस्से में बोलती है कि क्यों क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ पर, क्यों लेकर आए हो? अपनी ज़िंदगी से तो बेइज्जत करके निकाल दिया था ना तुमने मुझे, तो फिर अब क्या रह गया है? क्या अब और ज़्यादा बेइज्जत करना रह गया है क्या? जो अब तुम फिर से मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हो अपने घर में, अब किसके सामने बेइज्जत करना चाहते हो? फिर से बताना चाहते हो कि मुझे कि तुम कितने ज़्यादा अमीर हो और मैं कितनी ज़्यादा गरीब हूँ, तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़, तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हारे सामने कितनी ज़्यादा मजबूर। जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। एक और बार तुमने मेरी इंसल्ट की ना तो सच कहती हूँ इस बार सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड। और ये सुनते ही शोभित को एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसने भी अपना गुस्सा एकदम से दबा लिया था। वो 4 कदम चलकर शिखा के पास गया और फिर उसने भी शिखा के दोनों ही बाजू को पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर बिल्कुल उसके करीब जाकर बोलता है कि हाँ, हाँ हो गई है गलती मुझसे, कह रहा हूँ ना मैंने गलती कर दी, माफ़ कर दो। पता नहीं क्या था जिस लड़की के साथ गेम खेल रहा हूँ मैं, वही लड़की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है मेरे लिए। नहीं पता था मुझे कि ऐसी दुनिया में कोई लड़की इतनी भी अच्छी हो सकती है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं पता था मुझे तुम्हारे बारे में कुछ। आज से पहले इतनी अच्छी लड़की मुझे कभी भी नहीं मिली थी, इसीलिए तुम्हारी अच्छाइयों को पूरी तरह से इग्नोर करता रहा मैं। तुम्हारे बिना मर जाऊँगा मैं, मर रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना, इनफैक्ट मर ही गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो शिखा, प्लीज़ एक आखिरी मौका प्लीज़। ये सुनते ही शिखा की आंखों में एकदम से पानी आ गया था और वो ना चाहते हुए भी उस वक्त को एकदम से याद कर रही थी जब शोभित ने उसे अपने दोस्तों के सामने, सबके सामने बेइज्जत किया था। और फिर शिखा ने गुस्से में चिल्लाते हुए जोर से कहा कि छोड़ो, छोड़ो मुझे तुम। शोभित की पकड़ शिखा पर एकदम से ढीली हो गई थी और फिर शिखा ने एक बार फिर से शोभित की बाजू पकड़कर जोर से झटक दिया और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि तुम मेरे बिना मर रहे थे, क्या बात है, लेकिन मैंने तो जब तुम्हें देखा था तब तो तुम डांस कर रहे थे, मुझे देखकर तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुशी से नाचने लगे थे। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि तुम दुखी हो या फिर परेशान हो, बल्कि तुम तो अपने दोस्तों के सामने बहुत ही ज़्यादा झूम झूम कर नाच कर मुझे ये बताना चाहते थे कि जो लड़की आईएएस ऑफिसर बन सकती थी, उस लड़की को तुमने दुनिया की किसी भीड़ में एकदम से खुआ दिया है। अगले ही पल शोभित भी घुटनों के बल शिखा के सामने बैठ गया था और फिर उसने भी अपने हाथों को जोड़ लिया और बोला कि शिखा प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, यकीन मानो तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। प्लीज़ एक आखिरी मौका, प्लीज़ शिखा एक आखिरी मौका दे दो मुझे, उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज़ शिखा मुझसे शादी कर लो तुम, प्लीज़ मुझे एक आखिरी बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें अच्छी कोचिंग दिलवाऊँगा, तुम्हारा सपना पूरा होगा, तुम्हारा खुद का एक अलग से नाम होगा। और तुम भी तो कहती थी ना कि तुम्हें एक फैमिली चाहिए, मैं और तुम मिलकर एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली बनाएंगे अपनी। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। शोभित ने इतना ही कहा था कि तभी शिखा ने खींचकर एक थप्पड़ शोभित के गाल पर जोर से जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि गीतांजलि, जो कि अभी अजीत की टाई को बांध रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अजीत की तरफ देखने लगती है। अजीत भी गीतांजलि को देखकर बोलता है कि अब उस लड़की का गुस्सा तो निकलेगा ही ना, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। गीतांजलि वहां से जाने लगती है तो अजीत ने भी उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि शोभित संभाल लेगा। गीतांजलि बोलती है कि नहीं, वो नहीं संभाल पाएगा, आप भी चलिए ना मेरे साथ, दोनों ही मिलकर शिखा को अच्छे से समझाएंगे, आज नहीं तो कल शिखा की नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो शायद शोभित को माफ़ कर देगी। इतना कहकर गीतांजलि अजीत को लेकर शिखा और शोभित के कमरे में आ जाती है तो शोभित सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ा हुआ था और शिखा, जो कि उसके सामने उसके कॉलर को पकड़कर खड़ी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी। अजीत और गीतांजलि ये नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। शिखा गुस्से में बोलती है कि कितने बेशरम इंसान हो तुम, कितने ज़्यादा बेशरम हो, किस मुँह से कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, किस मुँह से कह रहे हो? मुझे अगर जरा भी पता होता ना कि तुम सचदेवा इंडस्ट्रीज़ के मालिक हो तो तुम्हारी परछाई से भी दूर रहती मैं, तुम्हारे साथ दोस्ती तो बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। मैंने जब तुमसे प्यार किया था तब तुम्हारी मासूमियत देखकर तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ एक फैमिली शुरू करना चाहती थी मैं, ये सोचकर कि मुझे कोई अनाथ नहीं कहेगा और मेरे पास भी एक तुम जैसा इंसान होगा। लेकिन देखो तुमने मेरे प्यार के साथ क्या कर दिया और अब देखो
अब क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करके तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँगी तो तुम भूल जाओ और ये उम्मीद कभी भी अपने दिमाग में मत लेकर आना। मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और ये सुनते ही शोभित ने भी नज़र उठाकर शिखा को देखा। कुछ देर तक तो शोभित को ही वो देखती रहती है और फिर शोभित की आंखों में भी एकदम से पानी आ गया था। तो वहीं शोभित ने भी भरे हुए गले से कहा कि मरना तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, कभी भी नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें। शिखा ने गुस्से में कहा कि क्यों नहीं मरने दोगे, बताओ क्यों नहीं? तुम तो मुझे मार ही चुके हो ना, उसी दिन मार दिया था तुमने जिस दिन दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करी थी तुमने, जिस दिन ये बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और मैं बहुत ज़्यादा गरीब, जिस दिन ये बताया था कि किसी को भी प्यार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस दिन तुमने मुझे ये एहसास कराया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं रखती हूँ, तुम तो बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे अपनी शर्त को जीतने के लिए, उसी दिन मार दिया था तुमने मुझे। उसने आगे कहा कि सिर्फ मुझे नहीं मारा है, मेरे सपनों को ही मारा है तुमने। तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपना नाम बनाना है और एक छोटा सा परिवार शुरू करना है मुझे। तुमने मेरे सपनों के साथ भी खेला है लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। बताओ मुझे क्यों बर्बाद किया तुमने मुझे? अगले ही पल शिखा ने भी शोभित का कॉलर पकड़ लिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि बताओ मुझे क्यों बर्बाद कर दिया है तुमने? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मुझसे? तुम तो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे ना, मैंने तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी, तुम्हें गरीब समझकर पढ़ाया भी था, तुम्हारी हेल्प भी की थी, तुम्हें मेरे एहसान मानना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मुझे ही बर्बाद कर दिया, सबके सामने मुझे ही इंसल्ट करके छोड़ दिया। अब बताओ मुझे कौन लड़की किसी लड़के पर विश्वास करेगी? बताओ मुझे, जिसे मैं तुम्हारा प्यार समझती रही वो तो प्यार था ही नहीं ना। शिखा की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेज हो गई थी और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। तुम तो मुझे मूवी दिखाने लेकर गए थे ना, पूरा हॉल तुमने बुक कर लिया था, ये सोचकर कि शिखा के साथ उल्टी सीधी हरकत कर लोगे, मैंने कुछ करने नहीं दिया तुम्हें, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना और फिर तुमने अपने दोस्तों के सामने ये सब कुछ दिखाया कि तुम मेरे साथ सब कुछ कर चुके हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई शोभित? कितने ज़्यादा बेशर्म इंसान हो तुम। थोड़ी भी शर्म नहीं आई थी तुम्हें उस टाइम, ये जानते हुए भी कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये जानते हुए भी कि मैं बचपन से लेकर अब तक बस प्यार के लिए ही तरसती आई हूँ। मैंने एक एक जिंदगी के पल को बहुत ही ज़्यादा दुखों से झेला हुआ है, ये जानते हुए भी कि इस बेदर्द सी दुनिया में मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ, बिल्कुल तनहा जी रही हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। बताओ मुझे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मुझसे जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया? बताओ शोभित, बताओ क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बताओ ना मैंने क्या करा था तुम्हारे साथ? कौन सा नुकसान हो गया था तुम्हारा मेरी वजह से जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ करा, ये सब कुछ खेल खेलते रहे, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ था? अजीत और गीतांजलि चुपचाप से दरवाजे पर खड़े हुए थे, शिखा का दर्द भी एकदम से समझ रहे थे। गीतांजलि की आंखें तो एकदम से नम हो गई थी, लेकिन अजीत, उसने शोभित का दर्द भी देखा था शोभित को दिन रात नशे में डूबा हुआ, देखा था शोभित को हर वक्त शिखा का नाम पुकारते हुए, देखा था उसने शोभित को शिखा के लिए हर पल मरते हुए। शोभित ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास भी था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या माफ़ करेगी शिखा शोभित को और क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या दिशा और शुभ की लव स्टोरी होगी आगे कंटिन्यू, या फिर नरेन करने वाला है इन दोनों की लव स्टोरी में कुछ अलग सा ट्रिक? तो दोस्तों, देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।